वेलकम टू जंगली स्टडी। हम आज जो अपना लेसन था पर्यावरण उसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। वह है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2014। जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP20 20वां सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ द UNFCCC पेरू की राजधानी लीमा में 1 से 14 दिसंबर 2014 तक आयोजित किया गया था। ये जलवायु से संबंधित सम्मेलन है। जलवायु परिवर्तन के बारे में, कैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसकी सारी बातें इसमें की गई थी। अब देखो क्या क्या हुआ इस सम्मेलन में, एक एक लाइन को आप समझो। क्वेश्चन आ जाए COP20 का टिप्पणी लिखी है। तो पहला इसमें दुनिया के 194 देशों के प्रतिनिधि इसके अंदर भाग लिए। गैर सरकारी संगठन के लिए 12,500 राजनीतिज्ञ, राजनयिक, जलवायु कार्यकर्ता, मीडिया कर्मियों ने भाग लिया। इसमें 194 देशों के प्रतिनिधियों के अलावा ये गैर सरकारी संगठनों के लिए 12,500 राजनीतिज्ञ, राजनयिक, जलवायु कार्यकर्ता, मीडिया कर्मियों ने सम्मेलन में भाग लिया था और जलवायु परिवर्तन की समस्या एवं उसके समाधान पर गंभीर चर्चा की गई थी। पेरू के पर्यावरण मंत्री मैनुएल पुलगर विदाल ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अध्यक्षता किसने की थी? पेरू के पर्यावरण मंत्री मैनुएल पुलगर विदाल ने इसकी अध्यक्षता की थी और सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून ने भी संबोधित किया था। अब देखो बेटा ध्यान से, उस समय पेरू के पर्यावरण मंत्री थे मैनुएल पुलगर विदाल और हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून थे। उन्होंने इसको क्या किया? संबोधित किया था। अब भारत का प्रतिनिधित्व किया था पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्री थे उस समय प्रकाश जावड़ेकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था 2014 के अंदर। अब बान की मून के बाद में हमारे जो अलग बन गए महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, वो महासचिव है UN के। तो इस प्रकार उस समय की जो ये भारत के प्रकाश जावड़ेकर ने हिस्सा लिया था और 194 देशों के राजनीतिज्ञों ने इसमें भाग लिया था। तकरीबन 12,500 इसमें शामिल हुए थे व्यक्ति विद्वान। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कटौती के राष्ट्रीय संकल्पों के लिए आम सहमति वाले प्रारूप की स्वीकृति रही है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए। जो कार्बन निकलता है, उत्सर्जन हो रहा है फैक्ट्री उद्योग, उसको कम करने के लिए सहमति की गई सभी से। भारत सहित विकासशील देशों की चिंताओं का समाधान किया गया और भारत से और भी विकासशील देश है उनको जो चिंता थी इन चीज़ के बारे में उसका समाधान भी सम्मेलन में किया गया और सबको ये कहा गया कि कार्बन उत्सर्जन कम होना चाहिए, हमें उनमें कटौती करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में होना चाहिए। ऐसे उपकरणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे कार्बन ज़्यादा उत्सर्जित हो रहा है। कई चीज़ों का ऐसे उपयोग करना है जिनसे कि हमें जैसे सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा, इनका उपयोग करना है। हमें गैर परंपरागत साधनों का उपयोग करना है। इनके बारे में बात की गई। सम्मेलन में भारत के लिए सबसे बड़ी सफलता यह रही। सबसे बड़ी सफलता क्या थी इसके अंदर? भारत के लिए वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कटौती के राष्ट्रीय संकल्पों के लिए बने सहमति प्रारूप में भारत की सभी बातों को मानते हुए विकासशील देशों की चिंताओं का समाधान किया गया है। अगर देशों की अधिक कठोर वित्तीय मदद की प्रतिबद्धता करने पर 2020 में हरित जलवायु कोष बढ़ाकर $100 अरब प्रतिवर्ष करने का स्पष्ट अधिकार दिया गया। तो इसके अंदर क्या किया गया? वैश्विक कार्बन कटौती के साथ साथ बस सभी बातों को मानते हुए भारत ने भी ये कहा कि वैश्विक कार्बन कटौती की बात सुझाव दिया। भारत की हर बात जो उन बातों को माना और विकास की चिंताओं के समाधान के लिए कठोर मदद, वित्तीय मदद की बात भी उस सम्मेलन में की गई और हरित जलवायु कोष बढ़ाकर क्या कर दिया। यानी इसका मतलब क्या होता है कि यानी वृक्षारोपण करना, जलवायु के अंदर हरियाली, पर्यावरण में क्या हरियाली ज़्यादा बढ़ाने के लिए पैसे दिए गए। तो $100 अरब का प्रतिवर्ष देने का क्या किया? करार किया गया। क्या? जो भी विकासशील देश हरित जलवायु के लिए, हरित जलवायु होता है वनस्पति का ज़्यादा वो करना, यानी वृक्षारोपण की चीज़ें आती है आप तो हरित, तो इसके द्वारा पैसे मिलेंगे। इसके लिए भी प्रतिवर्ष $100 अरब की वित्तीय सहायता की बात की गई।
नेक्स्ट है, समझौते के अनुसार सभी संयुक्त राष्ट्र संघ देश अपने कार्बन उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को पेरिस सम्मेलन में प्रस्तुत करेंगे। और जो लक्ष्य रखा गया था संयुक्त राष्ट्र संघ देश जो देश है वो क्या करेंगे, उस लक्ष्य को पेरिस सम्मेलन में प्रस्तुत करेंगे। कितना कटौती की हमने, कितना कटौती की, तो उसके बारे में पेरिस सम्मेलन होगा अगला, उसमें किया जाएगा। अब एक साल बाद में जो दूसरा सम्मेलन हुआ इसका संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु सम्मेलन, वो कहाँ पे हुआ था, ये पेरिस में हुआ था बेटा। तो उसमें क्या क्या बातें थी वो ध्यान से समझेंगे हम। संयुक्त राष्ट्र संघ का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन फ्रांस की राजधानी पेरिस में 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 में आयोजित किया गया। जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र संघ UNFCCC दलों का ये 21वीं वार्षिक सत्र होने के कारण इसे COP21 21 नाम दिया, COP21 नाम दिया गया, जाना जाता है। पृथ्वी दिवस के अवसर पर 22 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को भारत सहित 175 देशों के प्रतिनिधि, इस सम्मेलन में 175 देशों के प्रतिनिधियों ने पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते पर संयुक्त राष्ट्र संघ में हस्ताक्षर किए। सभी ने हस्ताक्षर किए कि हम जलवायु को, पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, पृथ्वी के पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, और कार्बन ईंधन की कटौती चीज़ों के बारे में क्या हुआ समझौता, सभी उन्होंने 150 देशों ने क्या किया, हस्ताक्षर किए यूएन के अंदर। भारत की ओर से पर्यावरण मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए समारोह में समझौते पर हस्ताक्षर किए। सॉरी बेटा, भारत की ओर से पर्यावरण मंत्री गए थे, उन्होंने सब हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है, किसी एक देश में, ये किसी एक दिन में विश्व की इतनी बड़ी संख्या में देशों की ओर से किसी समझौते पर हस्ताक्षर का रिकॉर्ड है। इससे पहले 1982 में 119 देशों ने समुद्री सुरक्षा से जुड़ी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यानी एक विश्व में रिकॉर्ड है कि एक साथ इतने देशों ने, प्रतिनिधियों ने किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इससे पहले 1982 में 119 देशों ने किया था, तो बहुत बड़ी संख्या में देशों प्रतिनिधियों ने एक साथ हस्ताक्षर किए समझौते के लिए, एक रिकॉर्ड है विश्व में। पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर के बाद सभी देशों को अपने देश की संसद से इस समझौते का अनुमोदन कराना होगा। जो समझौता किया गया, हस्ताक्षर के बाद में जो प्रतिनिधि गए, तो जो समझौता किया गया उसको अपने देश संसद समझौता अनुमोदन कराना भी बहुत आवश्यक होगा। संसद में समझौते के बारे में चर्चा होगी और संसद में इसको अनुमोदन कराना जरूरी होगा, ये इस बात कही गई। विश्व में कम से कम 55% कार्बन उत्सर्जन की जिम्मेदार 55 देशों का अनुमोदन करने के 30 दिनों के भीतर ये अस्तित्व में आ जाएगा। विश्व में कितना कार्बन उत्सर्जन कितना कम करना है, 55%, और जिम्मेदार देश कितने, 55 देशों के अनुमोदन करने के बाद 30 दिनों के भीतर ये अस्तित्व में आ जाएगा। जब विश्व के 55 देश इसमें अनुमोदन कर देंगे अपनी संसद, अपनी जो सरकार के द्वारा, तो ये क्या हो जाएगा, अस्तित्व में आ जाएगा। कौन सा, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015, यानी ये वैध हो जाएगा कि हाँ सबकी सहमति से ये सम्मेलन सफल हो गया। समझौते के तहत सदस्य देशों ने 21वीं सदी में दुनिया के तापमान वृद्धि दर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम स्तर पर सीमित करने का लक्ष्य रखा है। यानी 21वीं सदी में दुनिया के तापमान कितनी कमी की वृद्धि को किया गया, 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने की बात की, 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम करना है तापमान। भारत ने जीवाश्म ईंधन के उत्सर्जन में कटौती के साथ 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है। क्या रखा भारत ने, 2022 में 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा यानी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करना, प्राकृतिक संसाधन ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। पेरिस समझौता विकासशील देशों के विकास की अनिवार्यता को सुनिश्चित करता है। ये विकासशील देशों के विकास की अनिवार्यता क्या करता है, सम्मेलन सुनिश्चित करता है। विकासशील देशों की समस्याओं को दूर, उनकी जो चुनौतियों, उनकी जो परिस्थितियाँ, उनको दूर करने का प्रयास करता है, उनकी सहायता करने का प्रयास करता है। और देखिए इसके बाद में, अब ये तो आपके पेरिस सम्मेलन में ये बात आ गई। इसमें एक चीज़ और बताऊं, इस समय में कुछ बातें और रखी थी जो मैं बताना चाहूँगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि पेरिस समझौते ना कोई विजेता और ना ही किसी की हार हुई है, पर्यावरण को लेकर न्याय की जीत हुई है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था, प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि इसके अंदर
ना तो किसी की हार हुई और ना किसी की जीत हुई है, वरना पर्यावरण की जीत हुई है सम्मेलन में। ये सम्मेलन जो हुआ था सफल हुआ। और एक चीज़ और बताऊंगा, इसके अलावा प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, क्या घोषणा की थी उन्होंने, 2 अक्टूबर 2016 लागू कर दिया गया था भारत के अंदर इसको, जो इसमें जो नियम थे जलवायु परिवर्तन संबंधित 2 अक्टूबर 2016 को लागू कर दिया गया था। अब देखेंगे आगे, भारतीय संविधान व पर्यावरण संरक्षण। हमारे संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या कानून बने हुए हैं वो देखेंगे हम। हमारे संविधान में कानून बने हैं पर्यावरण संविधान संरक्षण के लिए, अलग से अनुच्छेद उसमें आर्टिकल जोड़े गए हैं। संसद द्वारा 42वें संविधान के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों को पारित करते हुए संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों व मूल कर्तव्यों में सम्मिलित किया गया है। इसे राज्य के नेतृत्व के और मूल कर्तव्यों में क्या किया गया, इसको सम्मिलित किया गया, किसको, पर्यावरण संरक्षण को। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण सुधार और संरक्षण की व्यवस्था करेगा तथा वन्य जीवों की सुरक्षा करेगा। हमारे जो अनुच्छेद 48 में कहा गया नेतृत्व में कि राज्य का कर्तव्य रहेगा बेटा कि वो पर्यावरण की सुधार करे, उनकी संरक्षण करे, पर्यावरण की जो वन्य जीव जंतु है उनकी रक्षा करने का कार्य किसका है, राज्य का। तो ये 42 संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्य में प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंदर वन, झील, अन्य जीव है, इनकी रक्षा और उनका संवर्धन तथा प्राण मान के प्रति दया रखे, प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखे। संविधान के भाग 4 में भी यही बात कही गई है कि क्या में कि हमें प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करनी है, जैसे वन, झील, जंतु है इनकी, और प्राणी मात्र पे हमें क्या करनी है, दया भाव रखना है। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 में भी, 252-53 में भी पर्यावरण को ध्यान में रखकर कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया है कि पर्यावरण के लिए कानून बनाया जाएगा। और अनुच्छेद 21 की बात करते हैं तो उसमें भी बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उन गतिविधियों से बचाया जाना चाहिए जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को हानि पहुंचाती है। हमें प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की सुरक्षा करने का कार्य करना है। अब इसके लिए कुछ कानून बने थे, ध्यान समझो। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, कुछ अधिनियम पारित किए जिन प्रमुख है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इस अधिनियम को 23 मई 1986 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। इस अधिनियम में प्रदूषण को, इस अधिनियम में क्या किया गया, प्रदूषण को निर्धारित मानदंडों का प्रथम बार उल्लंघन करने वाले को 5 वर्ष की कैद, 1 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। मानदंडों का निरंतर उल्लंघन करने पर दैनिक 5,000 रुपये रोज जुर्माना व 7 वर्ष की कैद का प्रावधान है। नियमों के उल्लंघन पर कोई व्यक्ति 2 माह का नोटिस देकर जनहित मुकदमा कर सकता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 क्या था, इसको 23 मई 1986 को पारित किया गया, राष्ट्रपति में पारित हो गया। यानी जो भी व्यक्ति पर्यावरण का संरक्षण का उल्लंघन करता है, यानी जो प्रदूषण फैलाता है, नियमों के उल्लंघन करता है, तो उस पर जुर्माना और 5 साल की जेल की बात की गई। और जो नहीं मानता, उल्लंघन निरंतर करता रहता है, एक बार में 5 वर्ष की कैद या 1 लाख का जुर्माना, नहीं लगातार नहीं मान रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो 5,000 रुपये दैनिक, रोज 5,000 का जुर्माना और 7 साल की कैद का प्रावधान भी इसमें किया गया। और व्यक्ति को 2 माह का नोटिस देकर कोई भी व्यक्ति जनहित मुकदमा कर, पीएल के द्वारा भी इसके जनहित मुकदमा दायर कराया जा सकता है। इसमें कोई भी व्यक्ति अगर कोई पर्यावरण का उल्लंघन कर रहा है, वन्य जीव की हत्या, कुछ भी कर रहा है, वो सारी बातें इसमें बताई गई है, तो उसके लिए जनहित याचिका भी सुनवाई की जा सकती है। नेक्स्ट है इसमें वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। इस अधिनियम में क्या किया गया था, वायु प्रदूषण के बारे में। इस अधिनियम से राज्य सरकार अपने विवेक से किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकती है। समस्त औद्योगिक इकाइयों को राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन नहीं करने पर उद्योग बंद कराए जा सकेंगे, विद्युत जल कनेक्शन विच्छेद करा सकेंगे। अब देखो सर क्या मतलब है, अगर सरकार को लगता है कि जो ये उद्योग है, जो कारखाना है, जो भी है, अगर उससे क्या हो रहा है, पर्यावरण ज़्यादा, वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, स्तर बहुत ज़्यादा हो गया, तो सरकार क्या कर सकती है, उसको
वो कर सकती है, उसको बंद करवा सकती है। और औद्योगिक इकाइयाँ शुरू करने से पहले सरकार को क्या करना पड़ता है, राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण NOC लेनी पड़ती है। भाई यहाँ पे उद्योग लगाना उचित है या अनुचित है, जनसंख्या के हिसाब से कितना पर्यावरण प्रदूषण फैलेगा, तो वो अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद में उद्योग स्थापित किया जा सकता है। अगर अधिनियमों का पालन नहीं करेंगे तो जो उद्योग लगाया गया है वो बंद किया जा सकता है, और वहाँ जो विद्युत कनेक्शन, जल विद्युत कनेक्शनों को भी उससे विच्छेद करवा सकते हैं इस अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है आपके जल प्रदूषण नियंत्रक अधिनियम 1976 संशोधन 1988। इस अधिनियम की मुख्य विषय जल को प्रदूषण मुक्त रखने के उपायों से संबंधित है। उद्योग की स्थापना से पहले प्रदूषणकर्ताओं को कड़े दंड व शासित करने प्रावधान है। यानी इसमें क्या बताया गया है, जल को प्रदूषण से मुक्त रखने के उपाय से संबंधित है। हमें जल को प्रदूषण मुक्त रखना है, जल को प्रदूषित नहीं करना है। और उद्योग लगाए तो इस तरह लगाया कि जो पास में जो जलीय स्रोत है वो उससे प्रदूषित नहीं हो, जैसे नदी, झील, ऐसी जो जगह है जहाँ कोई प्राकृतिक जल का स्रोत है, वहाँ पे किसी प्रकार का उद्योगों से वो प्रदूषित नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो उसका प्रावधान इसमें किया गया है, उसको बंद किया जा सकता है। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसमें क्या था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा सितंबर 1972 को पारित किया गया। वन्य प्राणियों की संरक्षण के लिए अधिनियम एक मील का पत्थर है। इस अधिनियम द्वारा वन्य जीव संरक्षण को राज्य सूची से हटाकर संवर्धित सूची में स्थान दिया गया है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता देखो क्या है, ये वन्य जीव संरक्षण क्या है, हमें वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार ने 1972 में अधिनियम पारित किया था। यानी वन्य प्राणियों की सुरक्षा, अगर वन्य प्राणियों को हम हत्या करते हैं, उनकी सुरक्षा नहीं करते हैं, तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। और इसको क्या कर दिया, राज्य सूची से हटाकर क्या कर दिया, इसको संवर्धित सूची में डाल दिया। क्यों? क्योंकि इसमें कानून बनाने में, संवर्धित सूची में कानून कौन बना सकता है, राज्य बना सकता है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए यह अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण था। कोई भी राष्ट्र पक्षी, मोर और भी जो वन्य जीव है उनकी हम हत्या शिकार नहीं कर सकते इस अधिनियम के द्वारा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें सजा का प्रावधान है। अब इसमें देखो पॉइंट्स में दे रखे, ध्यान समझो। वन्य पशु संरक्षण व प्रबंधन को सुनिश्चित करना, वन्य जीवों की सुरक्षा करना और प्रबंधन को सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है। पशु शिकार, उनके चमड़े बने वस्तुओं को निषिद्ध करना। पशु शिकार करते हैं उनको रोकना, चमड़े की बनी वस्तुओं को निषिद्ध, अगर उनको वो उस पर क्या है रोक लगी हुई है, उसको हम निर्यात आयात कुछ भी नहीं कर सकते। अवैध आखेट की रोकथाम, गलत शिकार की रोकथाम, वन्य जीव संरक्षण प्रदान करना इस अधिनियम का महत्वपूर्ण लक्ष्य है, उद्देश्य है इसका। उल्लंघन पर अपराधी को 3 से 5 साल का कारावास, 5,000 जुर्माना है। अगर कोई किसी वन्य जीव की हत्या कर देता है, आखेट कर लेता है, अगर इन नियमों का उल्लंघन कर लेता है तो उसको अपराधी को 3 से 5 साल के कारावास हो सकता है और 5,000 रुपये जुर्माना, दोनों सजा एक साथ भी हो सकती है। ये तो साधारण जीवों की बात कर रहा हूँ। राष्ट्रीय पशु बाघ व मोर के शिकार पर संबंधित 10 वर्ष तक कारावास का प्रावधान है। अगर राष्ट्रीय पशु बाघ या मोर का अगर कोई शिकार कर लेता है तो 10 वर्ष की कारावास और तकरीबन 1 लाख रुपये जुर्माना उस पर लग जाता है। तो ये भी इस अधिनियम के द्वारा वन्य जीव की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण अधिनियम, मील का पत्थर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब पर्यावरण संरक्षण, कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले हैं। क्या है महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले मैं बता रहा हूँ, ये 2 महत्वपूर्ण बता रहा हूँ मैं आपको। पर्यावरण संरक्षण के कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले क्या किए गए, सभी सिनेमा हॉल, जल सिनेमा तथा वीडियो पार्लर अनिवार्य रूप से कम 2 पर्यावरण संबंधी फिल्म का संदेश अनिवार्य रूप से प्रत्येक शो में निःशुल्क दिखाएंगे। ये उनके लिए लाइसेंस जारी करते समय पूर्ण शर्त होगी। अरे सिनेमा हॉल जो भी होता है, चलचित्र सिनेमा हॉल, जो भी वीडियो पार्लर होता है, उसमें ये लाइसेंस देने तब ये शर्त रखी जाती है कि जो पिक्चर सिनेमा मूवी दिखाई जाएगी उसमें पर्यावरण संबंधी फिल्म दिखाना अनिवार्य है और निःशुल्क शो दिखाया जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा लाइसेंस क्या हो सकता है, जब्त हो सकता है। क्योंकि लोगों को पर्यावरण से अवगत कराने के लिए इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। जैसे सिनेमा हॉल में भी पर्यावरण संबंधी फिल्म होगी तो बहुत सारे लोग देखेंगे एक साथ, वीडियो पार्लर है तो वो फिल्म दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे लोगों को पर्यावरण के बारे में जानकारी मिलती रहेगी बेटा। और नेक्स्ट है
सिनेमा हॉल द्वारा लघु अवधि की पर्यावरण प्रदूषण संबंधी सूचना में फिल्म दिखाना, और सिनेमा हॉलों के द्वारा लघु कम समय की फिल्में दिखाना, पर्यावरण संबंधी फिल्में दिखाना, ये भी उनके लिए अनिवार्य रहेगा। ये न्यायिक फैसला है। पर्यावरण तथा प्रदूषण संबंधी रुचिकर कार्यक्रम प्रसारण प्रतिदिन 5 से 7 मिनट अवधि के लिए तथा सप्ताह में एक बार लंबी अवधि के लिए दूरदर्शन रेडियो द्वारा प्रसारित किया जाएगा। और न्यायिक निर्णय में ये भी था कि पर्यावरण तथा प्रदूषण संबंधी रुचिकर कार्यक्रम बनाया जाएगा। प्रसारित करने का कार्य कौन करेगा? दूरदर्शन केंद्र के द्वारा किया जाएगा, रेडियो में किया जाएगा। 5 से 7 मिनट का रोज प्रसारण होगा। कई उसमें प्रेजेंटेशन होगी, जैसे जल्ला तो कला से कई सूचनाएं ये ऐड होंगे। इस प्रकार विज्ञापन के द्वारा किसी प्रकार से लोगों को इनके बारे में जानकारी दी जाएगी। और एक बार लंबी अवधि के लिए, एक सप्ताह में एक बार लंबी अवधि के प्रोग्राम भी इसमें प्रसारित कराए जाएंगे दूरदर्शन रेडियो में। ये न्यायिक निर्णय था, ये न्यायिक फैसले थे हमारे। छात्रों में सामान्य जागृति लाने के लिए पर्यावरण को विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालय में अनिवार्य विषय बनाया जाएगा। और छात्रों को सामान्य जागृति लाने के लिए पर्यावरण को विद्यालयों, कॉलेज, विश्वविद्यालय में अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया गया है। पर्यावरण अध्ययन जोड़ा गया है, उसमें पर्यावरण संबंधित इकाई जोड़ी गई है, पाठ जोड़ा गया है इनमें, ताकि पर्यावरण के प्रति लोगों को अच्छी जानकारी, छात्रों को सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। ये अनिवार्य होगा। ये क्या पाठ्य पुस्तकों में इनको जरूर शामिल किया जाता है। जैसे आप इसमें आ गया ना, कक्षा 12 के अंदर पर्यावरण का पाठ आ गया, तो ये न्यायिक फैसला था, तो ये जोड़ा गया है। हर जगह मिलता है, ये कॉलेज की पुस्तकों में सब में इसको जोड़ा गया है। सन 2000 से 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में शीशा रहित पेट्रोल का प्रयोग किया जाएगा। जो पेट्रोल में मिलावट की जाती है उसको कम किया जाएगा, शीशा रहित पेट्रोल डाला जाएगा, जिससे कि प्रदूषण कम होता है। उससे बेटा उस पेट्रोल से जो होता है उसका प्रदूषण बहुत कम होता है। दिल्ली में अप्रैल सन 2000 में टैक्सी, ऑटो रिक्शा तथा बसों में CNG गैस का प्रयोग किया जाएगा। और दिल्ली में, जो दिल्ली की हमारा राजधानी है, वह प्रदूषण की स्तर बहुत ज़्यादा है, तो उसको करने के लिए, कम करने के लिए सरकार ने न्यायिक फैसला लिया गया। तो उसमें कहा गया था कि दिल्ली में प्रदूषण की स्तर को कम करने के लिए टैक्सियों में सब में क्या, ये CNG गैस का प्रयोग किया जाएगा, जो जिससे प्रदूषण का स्तर बहुत कम होता है, प्रदूषण नहीं होता है। तो पेट्रोल डीजल की जगह किसका प्रयोग करने की बात की गई? CNG के प्रयोग की बात की गई है। नेक्स्ट है, सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध किया जाएगा। जो भी सार्वजनिक स्थान है, सिनेमा, हॉस्पिटल, स्कूल, मंदिर, जो भी है, उन पे क्या किया जाएगा? धूम्रपान को निषेध किया जाएगा। धूम्रपान करने के लिए पाबंदी रहेगी। अब मतलब पर्यावरण जागरूकता संबंधी महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से? देखो, पहला इसमें विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। बेटा ये याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अपने एग्जाम छोटा क्वेश्चन आ जाएगा, वन उत्सव को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। वन महोत्सव 28 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये दिवस अलग अलग बताया गया है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग वो डेट दे रखी है, तो इनको विशेष तौर से हमको मनाना चाहिए। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जो ये दिवस आते हैं उनको उस संबंधित हमें क्या करना चाहिए? पूर्ण रूप से पर्यावरण के प्रति सभी को जागरूक बनाने के लिए संदेश देना चाहिए, और हमें भी इनका पालन करना चाहिए। अब आता है इसके बाद में आपके उपभोक्तावादी संस्कृति। हमारी उपभोक्तावादी संस्कृति कैसी हो गई? पता है आपको उपभोक्तावाद क्या होता है? एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया जिससे अर्थ किससे होता है? समाज के भीतर व्याप्त प्रत्येक तत्व उपभोग करने योग्य हो, उसे बस सही तरीके से जरूरी वस्तुओं के बाजार में स्थापित करना ही क्या है? उपभोक्ता प्रवृत्ति। यानी इसमें क्या होता है कि एक आर्थिक क्रिया है। जैसे ये उपभोक्ता क्या होता है? आर्थिक क्रिया कैसे है पता है आपको? कि उसमें जैसे हमारे पास पैसे आएंगे कि तो हम क्या करेंगे? कोई चीज़ खरीदेंगे हम और उसका उपभोग करेंगे। तो इसमें क्या होता है? इसमें वस्तुओं को बाजार में स्थापित करने की बात की जाती है। कैसे? उद्योगपति अपने निजी लाभ के लिए वस्तुएं बाजार में बेचते हैं। जो भी उद्योगपति होता है वो वस्तुएं कैसे क्यों बेचते हैं बाजार में? अपने निजी लाभ के लिए बेचते हैं। उसके प्रति ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उनके मन में कृत्रिम इच्छाओं को जागृत करते हैं। और वस्तुओं के लिए ग्राहकों में क्या होना चाहिए? कृत्रिम इच्छाएं होती है, वो पैदा करना ये होता है। और इसके बाद देखिए, कुछ संसाधनों का 3/4 उपयोग इन्हीं के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका की जनसंख्या विश्व जनसंख्या 5% होते हुए भी विश्व के कुल
पेट्रोलियम उत्पादों का 20% व्यय अमेरिकी उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। इस तरह विकसित देशों में घर वाहनों में भी एयर कंडीशनर का प्रयोग सर्वाधिक हो रहा है। तो ये क्या है, उपभोक्तावादी संस्कृति कैसे हो रही है, आज संसाधनों के अधिक से अधिक हम क्या करें, उपयोग के द्वारा क्या हो रहा है, और वह उपभोक्ता द्वारा किया जा रहा है। विकसित देशों में क्या, घरों में भी एसी का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, एयर कंडीशनर प्रयोग बहुत ज़्यादा करें। ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कमोबेश सभी विकसित और विकासशील देशों की स्थिति अमेरिका जैसी है। पश्चिमी संस्कृति चकाचौंध में भारत सहित अन्य विकासशील देश भी आ चुके हैं। इस सोच को विकसित करने में विज्ञापनों की अहम भूमिका रही है। उपभोक्ता शब्द में विज्ञापन का बहुत महत्व रहा है बेटा। पिछले कुछ दशकों में आपूर्तिकार साथ सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स की खूब अवधारणा चल रही है। माल खरीदारी, निरंतर खरीदारी के लिए उपभोक्ता जो फर्स्ट बैंक खाता क्रेडिट कार्ड सभी का क्या कर रहा है, दिवाली अपना शिकार हो रहा है और उत्पादों का जीवन काल लाइफ स्पेन कम होता जा रहा है। इससे पुराना सामान शीघ्र उपयोग हो जाता है, नए उत्पाद बिक्री के लिए आ जाता है। ये आपका जैसे, तो ये उपभोक्तावादी संस्कृति क्या है, बढ़ रही है। अब इसे कुछ ग्लोबल वार्मिंग के कुछ क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बताया वार्मिंग उपाय एक बार पहले, और देखो ध्यान से, इसके बारे में जागरूकता बढ़ानी है हमें, और अपने आसपास पर्यावरण को हरा भरा रखना है, कार्बन ईंधन का प्रयोग कम करना है, ऊर्जा संबंधी वायु इनका सौर ऊर्जा का प्रयोग बहुत ज़्यादा करना है, वनों कटाई कम करनी है। थैंक यू।